सभी मित्रों का धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम लोग आगे आने वाली परीक्षा से संबंधित प्रश्न अभ्यास करेंगे, जो परीक्षा को ध्यान में रख कर के तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न अभ्यास के माध्यम से आपकी तैयारी बेहद ढंग से हो पाएगी। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से किस प्रकार के प्रश्न हिंदी विषय से पूछते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 3 तक दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रश्न दिया गया है, सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना। क्या लिखना है यहाँ पर? वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यह वाक्यांश है। इसको छोटे रूप में एक शब्द में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा गया है जन सूचना। जन का मतलब होता है मनुष्य, जन का मतलब होता है समूह, जन का मतलब लोग, लोगों की सूचना। यानी यह जो सरकार के प्रयास से सूचना जारी होती है उसको हम जन सूचना नहीं कहते हैं। कहने का मतलब यह गलत है। राज्यादेश, राज्यादेश होगा यहाँ पर, ठीक। राज्यादेश का मतलब राज्य का आदेश, यह भी नहीं होता है। जो राज्यादेश लिखा गया है इसका मतलब होता है राज्य का आदेश, यह भी गलत है। इसके बाद है अध्यादेश। अध्यादेश यह भी गलत है। इसका सही उत्तर होगा ये डी वाला, अधिसूचना। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है, ठीक। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वह है, प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वही प्रश्न वही है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का ही चुनाव करना है। यहाँ पर दिया गया है यात्रियों का समूह। यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा गया है कतार। कतार का मतलब लाइन होता है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है? समूह। यात्रियों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो कतार हम नहीं कहते हैं। कतार माने लाइन होता है। कारवा भी नहीं कहेंगे, हम इसको झुंड कह सकते हैं, ठीक। इसको झुंड कह सकते हैं, यानी विकल्प भी सही है। गिरोह भी नहीं कहेंगे, गिरोह डाकुओं का होता है। डाकुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? गिरोह कहते हैं। इसलिए ये 4 विकल्पों में ये सी वाला सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। प्रसन्नचित यह नहीं होता है, यानी यह गलत है। दूसरा है प्रसून। प्रसून का मतलब फूल होता है, यह भी नहीं होता है। यहां पर लिखा गया है आशुतोष। आशु, इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आशु मतलब अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद नहीं, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? आशु और तोष ये समासिक पद है। आशु का मतलब शीघ्र ही, शीघ्र ही, और तोष का मतलब प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न होने वाले, ठीक। अब देख लीजिए, जो शीघ्र ही प्रसन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले या शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला। तो जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आशुतोष। यानी ये गलत, ये गलत, ये तीसरा वाला सी वाला सही है, ये भी गलत। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है अद्यत। क्या बताना है इसमें? दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, आप लोग भली बात जानते हैं। यहां पर लिखा गया है अद्यत, ठीक। अद्यत। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी मूल शब्द में यदि हम उपसर्ग जोड़ दें, अ जोड़ दें, अन जोड़ दें, अध जोड़ दें, तो ये क्या हो जाता है? विलोम हो जाता है। इसमें से अब इसका विलोम, इसमें पहले से ही अ लगा हुआ है। इसमें अ क्या है? उपसर्ग है, पहले से ही लगा हुआ है। तो अ को यदि हम अलग कर दें तो क्या होगा? द्यत, ठीक। अब देख लीजिए, अद्यत का विलोम क्या होगा? द्यत।
यानी विकल्प बी सही है। नियम वही हमने बता दिया कि किसी भी मूल शब्द में यदि अ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो मूल शब्द का नया नया जो बनने वाला शब्द होता है वह क्या हो जाता है, विलोम हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है अद्यत, अद्यत का विलोम क्या होगा, इसमें से अ निकाल दीजिए तो जो शेष बचता है वही इसका विलोम होगा। ये इसका विलोम होगा, ये इसका विलोम होगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है अतुल्य। बिल्कुल वही प्रश्न, यहां भी विलोम शब्द ही बताना है। अतुल्य, यहां भी अ उपसर्ग लगा हुआ है। अ को यदि हम निकाल दें इसमें से तो क्या बचेगा, तुल्य। ठीक, अब देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है अतुल्य का विलोम क्या होगा, अ निकाल दिए, शेष जो बचा है यही विलोम होगा, यानी यहां पर डी, विकल्प डी। ठीक, इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहां भी विलोम बताना है। दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प दिए हैं, विकल्प का चुनाव कीजिए। अनुकूल, अनुकूल, ठीक, यहां पर लिखा है अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है अपने अनुसार, क्या होता है, अपने अनुसार। और एक बात और, अनु का जो विलोम होता है, अनु, अनु का विलोम क्या होता है, प्रति। ध्यान दीजिएगा, अनु का विलोम क्या होता है, प्रति। अब अनुकूल का विलोम पूछा है तो इन चार विकल्पों में देख लीजिए कि क्या प्रति कहीं पर लगा हुआ है, यानी किसी विकल्प में प्रति नामक उपसर्ग लगा हुआ है तो जी हाँ लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है और बाकी में नहीं लगा हुआ है। कहने का मतलब कि अनुकूल का विलोम यही होगा, प्रतिकूल। ठीक है ना, प्रतिकूल, अनुकूल का अर्थ क्या होता है, अपने अनुसार, और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, या तो दूसरे के अनुसार, दूसरे के अनुसार, या विपरीत भी होता है, विपरीत। ठीक, चाहे यहां से देख लीजिए चाहे यहां से देख लीजिए, हर हाल में अनुकूल का विलोम यही होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 से 9 दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। क्या है, त्रुटियां हैं। ठीक, और कुछ सही है। वाक्य के जो भी भाग में त्रुटियां हैं उसका उत्तर के रूप में चयन करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। ठीक, प्रश्न क्या है, उसके पास जो पुस्तक है यह मेरी है। ठीक, जो विकल्प दिया गया है इस विकल्प को हमें देखना है कि जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें कोई त्रुटि दिखाई दे रही है। तो यहां पर देखिए, उसके पास सेम का सेम लिखा गया है, उसके पास मतलब यह सही है। जो पुस्तक है, जो पुस्तक है, सेम टू सेम लिखा गया है, यह भी सही है। लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, यह मेरी है। क्या लिखा गया है, यह मेरी है। ध्यान दीजिए, यहां पर यह लिखा गया है। और उपसर्ग को पढ़ाते समय हमने बताया था कि पास में जो वस्तु होती है उसके लिए यह शब्द का प्रयोग होता है और दूर के लिए वह का प्रयोग होता है। यह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है ना, तो यहां पर, अब यहां पर आइए, यहां पर लिखा है उसके पास। किसके पास, हमारे पास नहीं, आपके पास नहीं, बल्कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरे के पास। यानी कहने का मतलब वह व्यक्ति भी हमसे दूर है और उसके पास जो पुस्तक है वह भी हमसे दूर ही है। तो यहां पर कुल मिलाकर के दूर होने की भावना को व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर यह के स्थान पर क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह नजदीक की वस्तु की ओर बोध करा रहा है। यानी यह बताता है कि यह यानी जो पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है, वह पास में ही है। ठीक है ना, लेकिन यहां इसके माध्यम से पता चल रहा है कि जो पुस्तक है वह हमारे पास में नहीं है बल्कि हमसे दूर है। तो दूर के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि इसके स्थान पर यह शब्द होना चाहिए। कहने का मतलब यहां पर देखिए ये लिखा गया है, यह
इसी में त्रुटि है, यह के स्थान पर क्या होना चाहिए था, वह। ठीक है, यानी विकल्प बी सही है। मतलब विकल्प बी, विकल्प सी में ही त्रुटि है, और इसमें त्रुटि नहीं है, इसमें त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, ये भी गलत। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न मॉडल वही है, वाक्य के जो भाग में त्रुटियां हैं उसका उत्तर के रूप में चयन करें। क्या लिखा है, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। अब इसमें इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कुछ भी लिखा गया है पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, कोई कमी है, कोई दोष है। अब इसी को विकल्प के रूप में अलग अलग करके लिखा गया है, तो अब किस विकल्प में त्रुटि है हमको इसको देखना है। तुम, ये सही लिखा है। 4 बजे तक, ये यहां से यहां तक जो लिखा है यह भी सेम टू सेम लिखना है। मेरी प्रतीक्षा देखना, मेरी प्रतीक्षा देखना लिखा तो है सेम टू सेम, भाई सेम लिखा जाएगा तभी तो पकड़ेंगे, त्रुटि तो इसी में है ना। मेरी प्रतीक्षा देखना, यहां पर देखिए जो देखना लिखा गया है, ठीक, इसका और इसका मेल नहीं हो रहा है। प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार, इंतजार को देखा नहीं जाता है बल्कि इंतजार को किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उसको देखा नहीं जाता है। तो यहां पर प्रतीक्षा देखने के स्थान पर क्या होना चाहिए था, करना। क्या होना चाहिए था, करना। यानी विकल्प सी ही है जो कि इसमें त्रुटि है और बाकी में त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न है वही है 7 से 9 तक, ये अंतिम वाला है। यह सभी फूल उसको दे दो, ध्यान से देखिए, यह सभी फूल उसको दे दो, यह सभी सही है, फूल भी सही है, उसको दे दो यह भी सही लिखा गया है। यानी इसमें इस ये जो पूरा वाक्यांश लिखा हुआ है इसमें कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिखा है कोई त्रुटि न हो, तो क्या करना है, कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। जब इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो हम चयन किसका करेंगे, इसका चयन करेंगे। ठीक, इसके बाद दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चुनिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास आने का दिन, दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता कहलाता है। मतलब पूछा जा रहा है कि उनको क्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि ये जो तीनों होते हैं, ये दिन, दिनांक और समय, ये तिथि से संबंधित होते हैं। ठीक है ना, किससे संबंधित होते हैं, तिथि से संबंधित होते हैं। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि पहले से निश्चित नहीं होता, मतलब मालूम नहीं होता है। तो नहीं होता, नहीं होता, इसके लिए हम हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ही यह होता है, ठीक है ना। तो जब इसका मतलब यह होता है तो इसको उठाकर हम इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अधन तिथि बराबर क्या होगा, अतिथि। ये विकल्प है। देखिए कहने का मतलब कि यह भरा जाएगा यहां पर। अब देखिए ये किसमें है, ये चौथे में है, डी में, अतिथि। यानी ये गलत, ये गलत, ये गलत और यह सही है। ठीक, इसके बाद यहां भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। स्वतंत्रता के उपरांत, उपरांत का मतलब क्या होता है, बाद में। हमने ज्ञान और विज्ञान के प्रगति की है। अब यहां पर क्या भरा जाएगा, इसमें से छाटना है, इन चारों में से छाटना है। पक्ष लिखा है, पक्ष का मतलब भाग होता है। शरीर का 2 पक्ष होता है, बायां पक्ष, दाहिना पक्ष। घर के 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। तो हमने किसी ज्ञान और विज्ञान के किसी एक भाग में प्रगति नहीं की है बल्कि हर एक भाग में हम लोगों ने प्रगति किया है। तो यानी कहने का मतलब यह गलत हो गया, यह नहीं भरा जाएगा। स्रोत, स्रोत का मतलब क्या होता है, आधार, ठीक है ना।
यानी ज्ञान और विज्ञान का जो आधार है, जो स्रोत है, हमने केवल उसी आधार में, उसी स्रोत में हमने प्रगति नहीं की है। यानी कहने का मतलब कि यह भी क्या है, गलत है। इसके बाद सी है क्षेत्र। यहां पर क्षेत्र यानी विकल्प सी सही है, यही विकल्प यहां पर भरा जाएगा, क्योंकि इसकी सीमा निर्धारित नहीं है कि वह कहां तक है और कैसे है। ठीक है ना, यहां पर क्षेत्र होगा, क्या भरा जाएगा, क्षेत्र। हमने पूरे क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति किया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 से 12 तक दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। यह भी वही है, अंतिम वाला है यह, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के उदाहरण है, इनमें से छांटना है कौन सा उदाहरण है, कैसा उदाहरण है। ठीक है ना, तो इसमें उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अनुपम, ये तीनों तो गलत है। उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ का छोटा रूप होता है श्रेष्ठ। अनुपम, अनुपम का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। ठीक है ना, श्रेष्ठ तो है, सर्वश्रेष्ठ भी है, लेकिन जीता जागता, जीवंत उदाहरण है। जीवंत का मतलब क्या होता है, जीता जागता। कहने का मतलब कि खजुराहो मंदिर की जो वास्तुकला कि नागर शैली में जो चित्रकारियां की गई हैं, जो नमूने बनाए गए हैं, उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये सभी चित्रकारियां अभी ताजी बनाई गई हों अथवा यह बोलने वाली है। ठीक है, देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होती, इसलिए यहां पर भरा जाएगा जीवंत। क्या भरा जाएगा, जीवंत। अगला प्रश्न है 13 से 15 के लिए दिए गए 4 वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से एक शुद्ध है। अब छांटना यह है कि शुद्ध कौन है, 3 तो अशुद्ध है, लेकिन एक शुद्ध कौन है। पहला विकल्प है वह एक विद्वान महिला थी। इसको ध्यान से देखिएगा, वह एक विद्वान महिला थी। यह क्या लिखा है, महिला। क्या है, संज्ञा है, संज्ञा होकर क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, जब संज्ञा स्त्रीलिंग है, और यह क्या है, इसको भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। यह विशेषणवाचक शब्द है। यह किसकी विशेषता बता रहा है, इस महिला की। ठीक है ना, तो जब यह शब्द स्त्रीलिंग में है तो यह इसका जो विशेषणवाचक शब्द है यह भी स्त्रीलिंग में होना चाहिए। ठीक है, और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी, विदुषी। ठीक है ना, विद्वान, विद्वान क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक, विद्वान क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और यह जो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है वह क्या होता है, विदुषी होता है। तो यहाँ पर महिला लिखा गया है, तो इसका जो विशेषणवाचक शब्द है वह क्या होगा, विदुषी, यानी स्त्रीलिंग। तो विदुषी देखिए कहाँ लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया, वह एक विदुषी महिला थी। यह विकल्प, अभी रुके रहिए, उसके ऊपर भी एक लिखा हुआ है, देख लीजिए, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक महिला विद्वान थी। यह जो वक्तव्य है, महिला विद्वान थी, कहने का मतलब वह का मतलब कौन, नाम नहीं दिया गया है, केवल वह लिखा गया है, सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह महिला विद्वान थी, महिला के विषय में विद्वान थी। ठीक ना, तो यह भी विकल्प गलत है। अब तीसरा देख लीजिए, लिखा है विदुषी महिला थी, यह भी स्त्रीलिंग, यह भी स्त्रीलिंग है, यानी कहने का मतलब कि यही विकल्प शुद्ध है और सही है। ठीक, बाकी सब गलत है।
इसके बाद प्रश्न 14, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। वही प्रश्न वही है, 13 से 15। क्या करना है, इन 4 विकल्पों में से एक शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। हमको शुद्ध विकल्प का चयन करना है कि किसमें शुद्ध है, कौन शुद्ध है। यहां पर लिखा गया है एक यहां क्या लिखा गया है, गीतों। ध्यान दीजिए, एक जो लिखा गया है एक वचन में लिखा गया, एक वचन है, और यहां पर गीतों, गीतों का मतलब बहुत से गीत, यानी यह बहुवचन है। ठीक, यदि यह एक वचन में है तो इसको भी एक वचन में होना चाहिए था। ठीक, नियम के अनुसार। या तो फिर यह होता कि यह भी बहुवचन होता, यह भी बहुवचन होता। ठीक, या तो ऐसा भी हो सकता था, यह पहले होता और यह बाद में होता। ठीक, तो इसके अनुसार यह गलत है, यानी यह विकल्प शुद्ध नहीं है। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। दूसरा विकल्प देखिए, लिखा है एक गीत की। गीत कितनी, मात्र एक गीत की। क्या लाना है, पुस्तक। आप जानते हैं कि जो पुस्तक होता है उसमें सिर्फ एक ही गीत नहीं होता है, बहुत सारे गीत होते हैं, बहुत से गीतों का संग्रह उसमें होता है। तो यह विकल्प भी कहने का मतलब गलत है। यदि पुस्तक है तो केवल उसमें एक ही गीत नहीं होगा, बहुत से गीत हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। गीतों की बहुवचन में प्रयोग किया गया है और पुस्तक क्या है, एक वचन में। हमने अभी अभी ऊपर बताया है कि जो पुस्तक होता है वह पुस्तक जो इसमें लिखा गया है हम इसके अनुसार बता रहे हैं, दूसरे के अनुसार नहीं। यह जो पुस्तक है वह गीतों का संग्रह हो सकता है, होता है। ठीक है ना, तो यह पुस्तक लाना है जिसमें बहुत सारे गीत हों। ठीक है ना, यह जो पुस्तक लाने की बात कही जा रही है इसमें बहुत सारे गीत या बहुत सारे गीतों का संग्रह होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि विकल्प सी ही शुद्ध विकल्प है और बाकी सारे विकल्प गलत है। लेकिन एक बार और इसको भी देख लीजिए, गीतों की एक पुस्तकें ध्यान दीजिए, गीतों की बहुवचन में प्रयोग किया गया है। बहुत सारे गीत एक पुस्तक में हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गीत बहुत सी पुस्तकों में एक नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर पुस्तकें जो लिखी गई हैं, यहाँ पर पुस्तकों के अनुसार क्या क्या होना चाहिए, इसके स्थान पर पुस्तक होना चाहिए। ठीक है ना, कहने का मतलब यह भी विकल्प गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 से 15। अच्छा, 15वां प्रश्न, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, कृपया अपनी एक गिलास दीजिए, कृपया एक गिलास का पानी दीजिए, कृपया एक पानी का गिलास दीजिए। हमारे अनुसार ये 3 विकल्प गलत है और पहला विकल्प सही है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ठीक, इसको भी थोड़ा देख लीजिए, कृपया अपनी एक गिलास दीजिए। घर में कोई गिलास रखा है तो वह प्रश्न किसी भी एक सदस्य का नहीं होता है, जो कि यहाँ पर मांगा जा रहा है कि अपनी एक गिलास दीजिए। ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति की गिलास नहीं होती है। ठीक, कृपया एक गिलास का पानी दीजिए, केवल गिलास क्या मांग रहा है, गिलास का पानी। वह कांच का भी होता है, स्टील का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन है गिलास किसका, पानी का गिलास दीजिए। ठीक है ना, तो केवल पानी का गिलास मांग लेने से किसी की प्यास पिपासा नहीं शांत हो जाएगी, प्यास नहीं बुझेगी। कृपया एक पानी का गिलास दीजिए। ठीक, वही बात, पानी का गिलास, गिलास है तो उसमें पानी तो आएगा ही। ठीक है ना, लेकिन इन तीनों विकल्पों को देखते हुए ये जो चौथा विकल्प देखा जा रहा है यह विकल्प एकदम शुद्ध है और सही है। कहने का मतलब विकल्प ये सही है। इसके बाद 16 से 20 क्या करना है, अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। महंगाई की समस्या का करने के लिए, क्या करने के लिए लिखा है, समाधान, संधान, लोक, शोध। संधान का मतलब क्या होता है, निशाना। हमको निशाना लगाकर चिड़िया नहीं मारना है। ठीक है ना, कहने का मतलब यह संधान यहाँ पर भरना अनुचित होगा, नहीं होगा, ये गलत है। शोध, शोध का मतलब क्या होता है, खोज करना। ठीक है ना, महंगाई की समस्या का हमको खोज नहीं करना है,
कि महंगाई की समस्या जो हमारी है वह और दिन प्रतिदिन बढ़े। ठीक है ना। लोक का मतलब क्या होता है, संसार। ठीक है ना, संसार भी अनुचित है भरना। अब बचा क्या, समाधान। 4 विकल्प है, एक तो भरा ही जाएगा चारों में से कोई। ठीक है ना। तो इसमें से यह भरा जाएगा समाधान। ठीक, समाधान भरा जाएगा। इसके बाद दूसरा अगला प्रश्न, महंगाई यहां तो हो गया। समाधान, समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। यहां से यहां तक हो गया। इसके बाद को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए, निर्माण को बढ़ाने के लिए, सृजन बढ़ाने के लिए, या उत्पादन बढ़ाने के लिए, या निष्पादन बढ़ाने के लिए। निर्माण, निर्माण का मतलब निर्माण का मतलब बनाना होता है। तो हमको बनाना क्या है, यहां पर देखिए पहले लिखा क्या गया है, को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए, इसमें से सबसे सही विकल्प हमें लगता है कि यही होगा, उत्पादन। यदि यहां पर लिख दिया जाए तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक, केवल इतना ही देखना है अभी। ठीक है ना। क्यों उत्पादन क्यों बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा गया है महंगाई की समस्या, और इधर क्या लिखा गया है, जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए कि जनसंख्या और भी अधिक बढ़ने न पाए, और जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसके भरण पोषण के लिए, आजीविका के लिए, जीवन चलाने के लिए हमें अत्यधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी। तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, उत्पादन। कहने का मतलब यहां पर उत्पादन भरा जाएगा भरसक। अभी इतना रोके रखिए, इसके बाद आगे चलिए। यहां तक हो गया है, भरसक किए जाए, क्या किए जाए, उत्पादन यहां पर भरा गया। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। किसमें परिवर्तन किया जाएगा यह पता नहीं है ना। परिवर्तन कहां करना है, यानी यह गलत है। समय भी नहीं होगा। उद्यम, उद्यम का मतलब परिश्रम होगा। परिश्रम भरसक परिश्रम किया जाए। परिश्रम या यह उद्यम भी हो सकता है, क्योंकि उद्यम का मतलब परिश्रम होता है, लेकिन यह विकल्प गलत है, क्योंकि यहाँ चौथे विकल्प में दिया गया है प्रयत्न। तो यहाँ पर प्रयत्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रयत्न के जो साधन है वह बहुत से साधन है, उसकी जो दिशा है वह बहुत सी दिशाएं हैं। ठीक है ना। अर्थ के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में ना, हर प्रकार से मतलब कि प्रयत्न किया जा सकता है। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, प्रयत्न। भरसक प्रयत्न किए जाए। ठीक, यहां तक हो गया। यानी ये ये गलत है और यह चौथा विकल्प सही है। ठीक, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यहां तक हो गया है। सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने नहीं, चलाने यहां होगा, चलाने के लिए या चलने के लिए भी हो सकता है, दिए जाएं। क्या दिया जाए, उत्साह। उत्साह, उत्साह तो सबके अंदर होता है, इसको दिया नहीं जाता है, वह स्वयं ही जागृत हो जाता है। कब, जब अवसर पाता है तब। प्रेरणा, यह भी नहीं होगा। साहस, साहस भी सबके पास होता है, सुप्तावस्था में होता है, यह भी नहीं होगा। इसका मतलब यह जो प्रोत्साहन है, यहां पर भरा जा सकता है प्रोत्साहन। चलाने के लिए प्रोत्साहन दिए जाए, क्या होगा, प्रोत्साहन। ठीक, करों की वृद्धि, प्रोत्साहन, यहां पर प्रोत्साहन भरा जाएगा। अगली बार में क्या भरा जाएगा, करों की वृद्धि को रोका जाए, भ्रष्टाचार का पूर्णतया क्या किया जाए, सम्मेलन किया जाए। नहीं, सम्मेलन नहीं किया जाएगा। हमको भ्रष्टाचार को एक दूसरे से मिलाना नहीं है, मतलब कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को एक दूसरे से मिला करके भ्रष्टाचार को और बढ़ावा नहीं देना है। इसका मतलब कि यह गलत होगा। विस्थापन किया जाए,
विस्थापन का मतलब कि एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर ले जाना, हटाना। यह भी हमको नहीं करना है, क्योंकि एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर कर देंगे तो एक स्थान से भ्रष्टाचार तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन वही भ्रष्टाचार फिर दूसरे जगह पर चालू हो जाएगा। भेदन, भेदन का मतलब होता है तोड़ना। हमको तोड़ना भी नहीं है, हमको तोड़ना भी नहीं है। तोड़कर यदि हम अलग अलग करेंगे तो उसमें लिप्त जो जितने भी व्यक्ति होंगे, चाहे कोई भी हो, वह टूट कर भी यह कार्य हमेशा करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? भ्रष्टाचार का बढ़ावा करते रहेंगे। ठीक, बचा क्या? उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? जड़ से उखाड़ना। ठीक है, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? जड़ से उखाड़ना। तो यहां पर यही विकल्प सही है, यही भरा जाएगा। हमें भ्रष्टाचार का पूर्णतया उन्मूलन किया जाए, यानी जड़ से उसको उखाड़कर फेंक दिया जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। ठीक, इसके बाद ठीक, तो ये रहे प्रैक्टिस सेट यानी प्रश्न अभ्यास। इस प्रश्न अभ्यास को देख करके हमें आशा है कि आप लोगों की तैयारी पूर्ण होगी। पुनः अगली बार अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए